हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे प्रोफेशंस के अंदर चैलेंजेस कैसे देखने को समझ में आते हैं, और साथ ही साथ कई बार जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो मन के ऊपर कितना और कैसे प्रभाव करती हैं, दशाओं को इसमें भी साथ में लेते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले इसमें D10 के चार्ट यानी दशमांश की कुंडली को देख लें, ताकि हम पहले ये डिफाइन कर सकें कि जो प्रोफेशन यहाँ पर था क्या वो उतना मैच कर रहा है चार्ट से या नहीं, क्योंकि अगर डिविजनल चार्ट गलत जाएगा तो इस कंडीशन में प्रिडिक्शन फेल होने की पूरी संभावना बन जाएगी। तो पहले अगर एक इंट्रोडक्शन दूं तो ये जिनका भी चार्ट है वो एक तरीके से एक लैब चलाते हैं, जो कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका रिसर्च करने का कार्य किया जाता है, या ये समझ लीजिए जितनी भी हमारी पैथो लैब्स होती हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर कार्य करती हैं। तो अब ये D10 का जो चार्ट है ये उसको कहीं तक कनेक्ट कर पा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ फर्स्ट हाउस जो है वो मंगल की राशि है, इसीलिए पराक्रमी होना अपने प्रोफेशन के प्रति ये लाजमी है। जब भी मंगल कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस को कनेक्ट करें तो एक पैशन जिसकी ज़रूरत होती है मेडिकल के किसी भी फील्ड प्रोफेशन में, वो हम मार्स के साथ जोड़ के देखते हैं। तो पहला पॉइंट पोजीशन जो है कि दशमांश जो है उसका फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं मंगल की राशि, उसमें आने वाला जो नक्षत्र है वो केतु देव के हवाले सो कॉल्ड अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का कनेक्ट होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर हीलिंग की कैपेसिटी या उसके प्रोफेशन के अंदर ये थॉट प्रोसेस होना लाजमी कह सकते हैं, क्योंकि ये D10 का चार्ट है, लगन का चार्ट नहीं है। लगन के चार्ट को कभी और डिस्कस कर लेंगे। इस समय अगर हम समझ पाएँ तो केतु जो है उनकी प्लेसमेंट वो हो रही है इस कुंडली में 5 नंबर राशि में, जो कि सूर्यदेव की राशि है। जो थॉट प्रोसेस होगा वो थॉट प्रोसेस केतु की वजह से थोड़ा सा डिटैचमेंट का भी होगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं चीज़ों में बारीकियों को पकड़ने का भी होगा। केतु का पॉजिटिव साइन जो है वो ये है कि वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक जो है चीज़ों की बारीकियों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी केतु जो है वो 5th हाउस में जाके बैठे हुए हैं एक तरफ, दूसरा गुरु के साथ उनका संबंध है। ऐसा माना जाता है कि इंडिविजुअल प्रोफेशंस जब भी हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 9th हाउस जो कि बॉस दर्शाता है D10 चार्ट में, उसके साथ संबंध होता है। तो यहाँ पे जो गुरु हैं उनका संबंध सीधे सीधे केतु के साथ है, जो कि एक तरह से 9th हाउस लॉर्ड है। दूसरी तरफ से गुरु जो है वो 12th हाउस लॉर्ड भी हैं। ऐसे स्थिति में हमेशा ही जो भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि 9 नंबर की राशि मूल त्रिकोण होती है गुरुदेव की। इस स्थिति में इस राशि प्रभाव की वजह से, केतु और गुरु के संबंध की वजह से आप अपने बिजनेस को, प्रोफेशन को आगे बढ़ाने की तरफ कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। पहली चीज़ तो ये बनी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें प्रोफेशन चार्ट के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 10th हाउस के जो लॉर्ड हो रहे हैं वो हो रहे हैं शनिदेव, जो कि 8 नंबर की राशि में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, वक्र प्रभाव होने के कारण वो एक राशि पीछे के प्रभाव को भी मिक्स करेंगे, पहले जॉब बाद में अपना इंडिविजुअल प्रोफेशन। अब दूसरी चीज़ देखिए, मेडिकल के अंदर जब हम देख रहे हैं तो शनि का कारक तत्व क्या है। यहाँ पे 10th हाउस के स्वामी शनि है, कारक तत्व होता है रोग, या फिर जो गरीब लोग हैं उनके लिए सेवा। जनसेवा में शनि देखा जाता है लीडर ऑफ द मासेस के रूप में, दूसरा शनि देखा जाता है रोग के रूप में। तो यहाँ पे जो कर्म का स्वामी बन रहे हैं उनका एक संबंध कहीं ना कहीं रोग के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा 8 नंबर की राशि। 8 नंबर की राशि जो होती है वो बेसिकली हम ऐसी राशि के रूप में देखते हैं जो जमीन के अंदर धसे हुए कीड़े मकोड़ों को दर्शाती है, यानी कि बारीक से बारीक चीज़ें जो मिट्टी के अंदर होंगी उन सबको अपने साथ कनेक्ट करती है। तो जब लैब्स के अंदर पैथोजेंस की टेस्टिंग्स की बात होती है, यानी कि ऐसे छोटे से छोटे जीवाश्म की जो कि खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, उनके ऊपर कार्य करने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये शनिदेव दिखा रहे हैं। अष्टम भाव हुआ, अष्टम को जिस तरीके से हम रिसर्च रहस्य के रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब लोग आते हैं बीमार होकर, वो एक तरीके से रहस्यमय स्थिति है कि क्या बीमारी हो सकती है, टेस्ट, लैब टेस्टिंग और उसके बाद चीज़ों का निकलना। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 8 नंबर की राशि का प्रभाव दिखाई देता है, जो कि प्रोफेशन को काफ़ी हद तक सूट आउट करता हुआ नजर आता है। अब दूसरी कंडीशन, क्योंकि ये D10 का चार्ट मोटे मोटे तौर पे एक तरफ जाने की कोशिश कर रहा है,
इस 10th हाउस लॉर्ड के ऊपर 1st हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, इन दोनों का साझा दृष्टि प्रभाव कार्य कर रहा है, जो कि मंगल और सूर्य दोनों एक साथ शनि को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इनिशियली थोड़े स्ट्रगल्स कहे जा सकते हैं। दूसरे तरफ लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो भी शनिदेव होंगे और उनकी प्लेसमेंट जो है वो अष्टम में होने के कारण जिस पोटेंशियल से आपका ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ प्रोफेशनल साइड पे थोड़ा सा रुक के होता हुआ नजर जीवन में आएगा। पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात सबसे पहली जो है वो ये कि कहीं ना कहीं जुपिटर जो कि 9th हाउस लॉर्ड भी हैं उनका एस्पेक्ट 11th हाउस की तरफ है, इसीलिए रह रहकर आपको लाभ की स्थितियां बरकरार रहेंगी। दूसरी एक चैलेंज जो है वो क्या कि यहाँ पे जो आपका 11th हाउस है उसमें बुध जो कि 6th हाउस लॉर्ड और 3rd हाउस लॉर्ड है उनकी मौजूदगी है। ऐसे स्थिति में कई बार जो लाभ है उसमें संघर्ष, क्योंकि ये दोनों ही भाव, जहाँ पे तीसरा और छठा भाव ये बुद्धिदेव के हवाले हैं, तीसरा पराक्रम दिखाने की स्थिति है और छठा संघर्ष दिखाने की स्थिति है, इसलिए कई बार ये प्लेसमेंट पोजीशन जो है वो संघर्ष की स्थितियों को दिखाती हुई नजर आएगी। तो ये तो हो गया एक बेसिक इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट, D10 का चार्ट, प्रोफेशन के अंदर क्या चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं। अब दूसरे एस्पेक्ट से देखें कि इस समय की दशा की वजह से हम क्यों परेशान हो रहे हैं। तो जब हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई देता है महादशा के स्वामी है गुरुदेव। गुरुदेव के स्वामी होने के कारण इस दशा में आपने ये फैसला किया कि हम अपना खुद का एक सेटअप बनाते हैं, ठीक है। 9th हाउस का कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो खुद को बॉस बनाने की कंडीशन दिखाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो जुपिटर है ये 12th हाउस लॉर्ड भी है, इस कारण से इस दशा के अंदर एक तरफ आगे बढ़ने का जुनून भी है, तो साथ साथ कहीं ना कहीं चुनौतियों को उठाने का उत्साह भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ केतु जो है उनका 1st हाउस में नक्षत्र आना वो एस्पेक्ट पॉजिटिव है। केतु का इस कुंडली में 5th हाउस में बैठ जाना ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थिति बना लेगा। क्यों बनाएगा? इसलिए बना देगा क्योंकि गुरु और केतु इस कुंडली में दशमांश के अंदर साझा रूप से एक नक्षत्र को लेकर चल रहे हैं। इस स्थिति में इन दोनों के बीच में एक टसल महसूस होती है क्योंकि एक ही नक्षत्र को दोनों ग्रहों ने प्रभावित किया हुआ है। तो यहाँ पर गुरु का केतु के साथ कनेक्ट होना इनके आपस में एक टकराव की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। ये जो टकराव की स्थिति रहेगी ये कई बार आपको ऐसा सोचने को मजबूर करती रहेगी क्या इसे खोलने का फैसला सही था या गलत था, क्योंकि जब कोई ग्रह साझा रूप से एक नक्षत्र एक भाव को लेके चलते हैं तो वो कई बार तत्कालिक रूप से शत्रु प्रभाव दिखाने लगते हैं। इस कारण से गुरु में केतु का जो प्रभाव है ये बार बार इस तरीके के थॉट्स आपको अंदर ही अंदर दे सकता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि केतु की प्लेसमेंट शुभ है पंचम में होने से और 9th हाउस लॉर्ड के साथ होने के कारण भी वो शुभ है। तो ये आपके अंदर बार बार थॉट्स भर देंगे, उस थॉट से आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़, गुरु और केतु दशा में चल रहे हैं, दोनों का संबंध पंचम भाव से है। पंचम भाव जो होता है वो कलीग्स के लिए देखा जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपके अंदर बार बार ख्याल आएगा, गुरु का तत्व होता है चीज़ों को सुधारने के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, और केतु का तत्व होता है बारीकी के लिए। तो अपने कलीग्स के अंदर काफ़ी हद तक बारीकी और बेहतरी को समझने का ख्याल इस पूरे दशा प्रभाव तक बरकरार रहने वाला है जब तक गुरु में केतुदेव अंतरदशा बनाए हुए हैं। 5th हाउस है, 5th हाउस हम कलीग्स के लिए देखते हैं। गुरु जहाँ बैठे हैं उसका भला करने की कोशिश करते हैं, केतु जहाँ बैठ जाए वहाँ बारीकी देखने की कोशिश करते हैं। तो वो बारीकी से अपने कलीग्स का ग्रोथ देखने की कोशिश यहाँ पर इस दशा अंतरदशा में बनना लाजमी। इसके बाद बुध की आ रही है तीसरी लेवल पे दशा। तो जो आपका अंतरदशा है उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद उसका प्रत्यंतर दशा प्रभाव। तो अंतरदशा स्वामी क्योंकि 1st लॉर्ड नक्षत्र बन रहा है इस कारण से वो सपोर्ट कर रहा है। अब आ गए बुध के ऊपर। बुध का प्रभाव केतु से थोड़ा ज़्यादा चलेगा क्योंकि उसका एक स्तर नीचे की तरफ है। तो उस स्तर में देखें तो यहाँ पे संघर्ष और साथ साथ पराक्रम, ये स्थिति कमोवेश आपके साथ अभी चलती चली जाएगी जब तक कि गुरु की महादशा में केतुदेव का अंतरदशा खत्म ना हो जाए। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सीधे सीधे आपके जो नेटवर्किंग है यानी कि 11th हाउस आपका फैलाव है, उस फैलाव को करने में एक प्रकार से आपके अपने साझा पराक्रम को और एक संघर्ष को दर्शा रहा है। ये स्थिति ऊपर की 3 दशा लेवल्स की ये मेंटेन रहेगी तकरीबन अक्टूबर इस महीने जो नेक्स्ट सितंबर चल रहा है, तो अगले महीने अक्टूबर तक ये परिस्थिति कहीं ना कहीं बरकरार रहती हुई नजर आती है इस कुंडली के हिसाब से। अक्टूबर के बाद जब हम नवंबर की तरफ कदम रखेंगे तब गुरुदेव ये रहने वाले हैं यानी कि 9th और 12th ये दोनों प्रभाव चलते रहेंगे। शुक्र का प्रभाव आ जाएगा। शुक्र का प्रभाव आने की वजह से 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एक,
क्योंकि ये चौथे भाव में बैठे हैं, सुख की वृद्धि दिखाने की कोशिश करेंगे, तो व्यापार में एकदम से बढ़त जैसी स्थितियों को दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7th और 2nd हाउस लॉर्ड हो रहे हैं। रिसोर्सेज को देना और व्यापार को बढ़ाने के अंदर वो एक सहायक रूप निभा सकते हैं। लेकिन इसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो गुरु और शुक्र के बीच में परस्पर मित्रता नहीं होती। हाँ, तात्कालिक कुंडली में मित्रता है, यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ी सी चीज़ें अभी बदलने वाली हैं। इसलिए इस दशा के अंदर जब हम रीड कर रहे हैं तो या तो ये दशा आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बिजनेस के अंदर D10 में एक तरफा ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर देगी, नहीं तो इसका दूसरा फैक्टर ये निकल सकता है कि आपस में इन दो ग्रहों का जो मतभेद फैक्टर है वो आपको ये भी बोले कि मुझे अब काम के अंदर कुछ नए चेंजेस करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये परिस्थिति यहाँ से बनती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले वक्त के अंदर। अब देखें निचले स्तर पे चले तो यहाँ पे राहु देव की जो प्लेसमेंट है ये तकरीबन 22 या 23 सितंबर से शुरू हो गई है। अब राहु की मौजूदगी जो है उसका यहाँ पे एंटर हो जाना जो कि लाभ भाव को प्रभावित कर रहा है। दोनों ही तरफ से देखें तो यहाँ पे राहु का जो संबंध है वो शनि के साथ है और बुध के साथ है, इसलिए संघर्ष भी है और कहीं ना कहीं कुछ डिलेज के फैक्टर भी है। राहु जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है कई बार, तो यहाँ पर 30 सितंबर की अवधि तक जो है ये कोई ना कोई चीज़ अनसर्टेनिटी के साथ, राहु अचानक के तत्व के साथ, क्योंकि राहु भी शतभिषा में है और बुध भी शतभिषा में, ऐसी स्थिति में अचानक कोई सी भी चीज़ें, कम्युनिकेशंस, मरकरी का पार्ट है, उसके फेल्योर होना, उसकी वजह से कोई चीज़ें होना, मिसकम्युनिकेशंस होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको 30 सितंबर तक प्रभावित करती हुई नजर आ सकती हैं। इससे बाद राहु का प्रभाव हटेगा तो गुरु का खुद का प्रभाव आएगा। गुरु का खुद का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव फैक्टर देने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वो भी केतु के नक्षत्र से ही प्रभावित है। और आगे का फैक्टर जो है वो शनि के पास है जो कि अष्टम में बैठे हैं, लेकिन कोशिश क्या करेंगे, अपना 10th और 11th को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये D10 के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, कभी चीज़ें ठीक होती हैं, कभी डाउन होती हैं। मानते चलिएगा जब तक ये गुरु की दशा रहेगी भाग्य एक तरफ सपोर्ट देगा तो एक तरफ से टेंशन भी देता हुआ चलेगा। इसलिए यहाँ पे पहली कंडीशन, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए, स्ट्रेस बेयरिंग को लेते हुए चलें तो आराम से ग्रोथ हो पाएगी। दूसरा, अब देखें ये थी लगन कुंडली। लगन कुंडली के अंदर भी स्पेसिफिकली क्योंकि चीज़ें जो हैं वो मन को प्रभावित कर रही हैं, इसलिए लगन की जगह चंद्र कुंडली को बेटर यूज़ करना सही समझा। तो यहाँ पर जब हम चंद्र कुंडली में आ जाएं, गोचर स्थिति अगर आपको पता हो तो गोचर स्थिति में इस समय यहाँ पे शनि देव की प्लेसमेंट है। कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो इस समय एक प्रकार से 7.5 के प्रभाव में है। चंद्रमा 7.5 के प्रभाव में है तो कई बार ऐसा फील होगा कि चीज़ें जो हैं वो अंधकार की तरफ जा रही हैं, क्योंकि मन को कर्म का स्वामी ढकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से देखेंगे तो यहाँ पे जो शनि है वो इस खुद भाव के स्वामी है और पराक्रम, चंद्रमा से तीसरे पराक्रम में बैठे हुए, तो वह आपको धीरे धीरे पराक्रम में वृद्धि की कोई ना कोई एक सूचना देने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट 7.5 का देखें तो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चंद्र राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा से 3 घर आगे पराक्रम भाव में बैठे थे। वो नीच राशि से हैं और ये हैं वो हैं, उसको अभी आप नाम लीजिएगा। रीजन इज कि यहाँ पे मंगल से दृष्ट है, नीच भंग स्थिति मंगल के दम पर बन जाएगी। अब दूसरी चीज़, दशाओं को लगाना शुरू करें तो दशाओं को लगाना शुरू करें तो समझ में आता है कि गुरु जो कि 10th हाउस में बैठे हैं चंद्रमा से, स्वामी कहाँ का है, लाभ भाव के हैं, अर्निंग्स के हैं और सेविंग्स के हैं। इसलिए जब तक गुरु की महादशा चल रही है कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आपकी अर्निंग्स और आपके सेविंग्स के बीच के थॉट प्रोसेस आपको बने रहेंगे। लाभ और उसमें से बचत, आय और बचत, ये ख्याल यहाँ पे क्योंकि चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो मन पे ये ख्याल बने रहेंगे, इसका स्वामित्व है। और ये किसको प्रभावित कर रहे हैं, ये चंद्रमा से दशम को प्रभावित कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं या स्टेटस को प्रभावित करते नजर आएंगे। केतु की प्लेसमेंट देखें, केतु जो है वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं। 7th हाउस जो होता है बाहर के लोगों से जुड़ाव का होता है, लेकिन केतु अगर 7th में आए तो बहुत जल्दी जुड़ने नहीं देते। तो यहाँ पर जो सेकंड फेज बन रहा है अब देखें वो ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मन के अंदर से ये स्थिति दिखाई दे रही है कि बाहर के लोगों के साथ जितना हम अभी जुड़ना चाहते हैं उस तरीके से हम अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे। ये स्थिति कहीं ना कहीं इस केतु की वजह से होगी। इसके बाद देखेंगे बुध जो है उनकी प्लेसमेंट क्या है, उनकी प्लेसमेंट इस कुंडली में हो जाती है 8वें और पंचम के। 8वें के होने के कारण इसमें थोड़ा सा चीज़ों में विघ्न आना, देरियाँ आना ये संभव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पंचम होने के कारण थोड़ा सा ठीक भी है, यानी कि एक तरफ दिमाग एक्टिवली भी काम करेगा चीज़ों से निकलने के लिए, लेकिन मूल त्रिकोण राशि जो है 6 नंबर अष्टम में आ रही है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी चीज़ों को लेकर। किस चीज़ को लेकर रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी अपने अर्निंग्स और नेटवर्किंग्स को लेकर। क्यों, क्योंकि बुध का प्रभाव
कहीं ना कहीं आपके अर्निंग्स 11th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ये जो दशा सिस्टम यहाँ तक काम कर रही है, ये आपको अपने अंदर थोड़ा सा एक फैक्टर सो कॉल्ड संयम रख के, अष्टम कॉमन सेंस, उसको यूज़ करते हुए अपनी ग्रोथ, अपनी अर्निंग्स और जितने भी तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं उससे निकलने के रास्ते बताने की कोशिश करनी। यहाँ पे क्योंकि ये अष्टम प्रभाव दिखाई दे रहा है तो फिर वही चीज़ है, अचानक से कोई चीज़ हो रही है जो कभी अचानक अर्निंग दे रही है, कभी अचानक दिक्कतें दे रही है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। इसके बाद फिर आता है राहु का फॉर्मेशन। राहु का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं फिर फर्स्ट चंद्रमा के साथ ही जुड़ रहा है, जिसके स्वामी शनि बन रहे हैं, पराक्रम में जाके बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये खुद की इमेज, सेल्फ इमेज को किसी किसी रूप में प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, किसी ना किसी रूप में, चाहे पॉलिटिशियंस के इंटरफेरेंस आ जाए या कोई दूसरी चीज़ें आ जाएँ। 11 नंबर की राशि है, बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से राहु का ये संबंध जो बन रहा है वो मन को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। आगे जाके जब ये 30 सितंबर को क्रॉस होगा तो इस लेवल से क्रॉस होकर कहीं ना कहीं फॉर्मेशन चला जाएगा 10th हाउस के ऊपर, स्टेटस के ऊपर। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपने स्टेटस को ध्यान में रखते हुए एक्सपैंड करते नजर आएँ यहाँ पे गुरु के प्रभाव की वजह से। फिर अगला जो होगा वो होगा शनि का प्रभाव। शनि का प्रभाव जो है अगर उसको देखने की कोशिश करें तो इस कुंडली में एक तरफ से फर्स्ट और दूसरी तरफ से 12th को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ खर्चे और ऐसी स्थितियों के साथ यहाँ पे अभी एक तरीके से आपकी मूवमेंट्स बरकरार रह सकती हैं ऑलमोस्ट अक्टूबर तक की स्थिति में। इसके बाद जब शुक्र की स्थिति आएगी तो शुक्र इस पर्टिकुलर राशि के लिए योग कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ जो कन्फ्यूजन थी अब यहाँ पे देखिए उसमें कुछ क्लैरिटी। अगर इस राशि से देखा जाए तो शुक्र योग कारक होता है, और अगर आपके लगन से देखा जाए जो कि 5 नंबर में आता है तो वो 10th का स्वामी होता है। ऐसे स्थिति में चौथे भाव में लगन से बैठने के कारण और 10th भाव में चंद्रमा से बैठने के कारण और चंद्र कुंडली से योग कारक होने के कारण वो काफ़ी हद तक सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस स्थिति में जो आने वाला एक समय रहेगा वो तकरीबन अक्टूबर क्रॉस करने के बाद नवंबर में जाके थोड़ा सा आपको एक प्रकार का सपोर्ट हैंड प्रदान करता हुआ नजर आएगा प्रोफेशनल ग्रोथ राइज के अंदर। अगर योगिनी दशा से भी हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये लगता है कि शुरुआत में कुछ 2028 तक का जो समय रहेगा इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रेस फेज दिखाएगा। उसके बाद 2028 के बाद कुछ नेचुरल परिवर्तन आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे जो कि सेम बिजनेस को एक अलग लेवल की ग्रोथ पे ले जाने की कोशिश करते नजर आएंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के एस्पेक्ट से देखना है तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म्स हैं जो कि आपको रह के कुछ अर्निंग्स देते चले जाएंगे, बट जो लॉन्ग टर्म में ये जो बिजनेस सेटअप है वो अगर बेटर करने की कोशिश करेगा तो 2028 के बाद स्ट्रेस कम और ज़्यादा पॉजिटिव वे में क्या चीज़ें बढ़ानी चाहिए, कैसे बढ़ानी चाहिए, किस तरीके से पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहिए, उसके ऊपर काम होना धीरे धीरे शुरू होगा। यहाँ पे इस कुंडली में इस समय 7.5 है। 7.5 का पहला प्रभाव 2025, दूसरा प्रभाव 2027 तक है। इसलिए भी 7.5 को फैक्टर को ध्यान में रखते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। बाकी के अगर आप ट्रांजिट्स और उन चीज़ों को बनाने जाएंगे तो इस समय शनि और राहु का साझा प्रभाव जो है वो आपके दशमांश के लगन के ऊपर कार्य कर रहा है, जो थोड़ा सा चीज़ों में अड़चने बाधाएं दर्शाने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय के बाद ये फैक्टर भी हट जाएगा और धीरे धीरे करके आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे आ जाएंगे। तो ये था दशमांश के अंदर हमने चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की सबसे पहले कि प्रोफेशन किस तरीके से मैच होने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर चंद्रमा से जो कुंडलियाँ चलती हैं उनमें से जब हम दशाओं को प्रभाव देखने की कोशिश करते हैं तो वो मनोस्थितियों को किसी न किसी रूप में दर्शाने की कोशिश करती हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पे समझा जा सकता है। धन्यवाद।